नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। हमारी विषय वस्तु जो चल रही है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी कड़ी में हम आगे हैं। हमारे जो सैंधव प्रसार क्षेत्र जो स्थल चल रहे हैं वही हैं। आज का जो हमारी जो चर्चा होगी स्थलों पर होगी और यह स्थल वाली बात आज ख़त्म हो जाएगी और कल से हमारा नगर नियोजन शुरू होगा। उसके बाद जो धार्मिक वाली बातें हैं, ये सब सामाजिक बातें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज की जो हमारी चर्चा होगी धौलावीरा पे होगी। धौलावीरा और बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़ और अन्य छोटे छोटे ये हैं, उन पे हमारी चर्चा होगी। ठीक, तो चलिए उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो के लिए अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, उनके लिए उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उनका मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, यह मैं निःशुल्क कोर्स करा रही हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को और शेयर भी किया करें ताकि जो फीस नहीं दे पाए, जो फीस दे के कहीं ऑनलाइन कोचिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, वह इसका लाभ ले सकते हैं। सच कहें तो यह वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, आप लोगों के पास जो जा रही है, यह कोई मेरा अपना है जिसे मैं पढ़ाने के लिए मैं यह वीडियो बना के डाल रही हूँ। यही चैनल खुला है, वह मुझसे बहुत दूर है, जो मैं उसे बता नहीं सकती हूँ पास से। ठीक, तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से इस टीजीटी पीजीटी का मैं कोर्स चला रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा प्लेलिस्ट में जाके कि वहाँ मैं पहले से इतिहास ही चला रही थी। ठीक, इतिहास ही को हमने स्रोत वहाँ पर पूरा स्रोत पढ़ाया है और पाषाण काल पढ़ाया है। अध्ययन के पूरे स्रोत कम से कम 10-12 वीडियो होंगे, वो हमने पढ़ा दिया है। पाषाण काल पढ़ाया और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ पढ़ाई हमने। ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल, इन सबको हमारा चल रहा था और हमारे पास कुछ वीडियो हैं भी जो हमने रोक दिया है ताकि ये देखने वालों के लिए, आप लोग जैसे देख रहे हो तो उनके दिमाग में कहीं खिचड़ी ना पक जाए कि ये अलग वीडियो कैसे, ये अलग वीडियो, इसलिए उस वीडियो को हमने रोक दिया है अभी। ठीक, हालांकि वो वीडियो जो इंटरनेट पे अपलोड करते हैं उनके पास सारी वीडियो मेरे पास रखी हुई है। ठीक, तो हमने मना कर दिया कि अच्छा न डालिए, क्योंकि अब जो वीडियो जाएगी वो टीजीटी पीजीटी का। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यह कोर्स बीच में रोक दिया जाएगा, यह कोर्स पूरा होगा। हाँ, 1-2 दिन देखिए लेट हो जाता है। लेट होने के कई सारे कारण थे, हमने बताया कि अपलोड होने में, क्योंकि मुझे नहीं आता है। मैं इसे देती हूँ किसी के पास कि आप इसे अपलोड कर दीजिए, तो वो करते हैं। अब ये उनके ऊपर होता है, कागज दिन वो लेट कर देते हैं, कभी मुझे देने में थोड़ा देर हो जाता है। अब ये सब बातें हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट की स्पीड धीरे हो जाती है। आप लोग इंटरनेट के बारे में तो जानते होंगे, तब भी वो समस्या होता है, नहीं अपलोड हो पाता। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। अगर हम आप लोगों के तक यह वीडियो नहीं डालेंगे तो आप लोग मान लीजिए हमारे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिसके लिए मैं वास्तव में ये वीडियो बना रही हूँ, जो मेरा अपना है, वो तो वहाँ से चल के आ जाएगा, मेरे सर पे बैठ जाएगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी बात नहीं है, मैं पूरा कोर्स कराऊँगी। ठीक, और कोशिश करूँगी कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ आने वाले समय में, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के पास भेजती रहूँ। तो आप लोगों को बस एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो पैसे दे करके अन्य संस्थानों में अपना एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, तो उसका यह लाभ लें। ठीक, अभी जैसा कि आप लोग पता है कि टीजीटी पीजीटी के फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। अब वो 1 महीने में आए या 15 दिन में आए, अब जब भी आए आप लोगों की तैयारी धीरे धीरे मैं करवाती रहूँगी। हाँ, अगर जब परीक्षा का डेट निश्चित हो जाएगा, आपकी तारीख निश्चित हो जाएगी, तो याद रखें मैं 1 दिन में 4 वीडियो मैं सारे काम छोड़ के यहीं करूँगी। आप लोगों के पास बार बार वीडियो जाएगी, 1 दिन में 2-2 3-3 वीडियो जाएंगे, मैं पूरा पढ़ाऊँगी। ठीक, अभी देखिए ठंडी का समय भी आ गया है, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो गई हैं। जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल खुला है, ये टिन सेट है, ठंड भी है। ठीक, तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सिर्फ ये बातें करती रह जाएंगी, है ना। चलिए, धौलावीरा। यह धौलावीरा कहाँ है?
ये भी गुजरात में है, ठीक, गुजरात कच्छ वाले क्षेत्र में, कच्छ जिला है ना, कच्छ का जो क्षेत्र है वह गुजरात में है ये, ठीक। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और बीरा का अर्थ होता है कुआं, अर्थात सफ़ेद कुआं। यहाँ पर धौलावीरा में जो यहाँ की जो मिट्टियाँ है ना, कुछ सफ़ेद प्रकार के भी पाई गई, मतलब सफ़ेद जैसी हैं, और वहाँ पर एक कुआं है जो सफ़ेद, ठीक, इस तरीके की बातें हैं वहाँ पर। तो चलिए आगे। धौला का अर्थ है सफ़ेद तथा बीरा का अर्थ है कुआं, अर्थात धौलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं है, ठीक। धौलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर तथा मानसेहरा नदियों के बीच खदीर द्वीप पर स्थित है। यहाँ देखिए दो शब्द हमें मिले बुक में, एक तो कादिर द्वीप है और देख शब्द एक और जगह मिला खदीर द्वीप। तो आप यहाँ शब्दों पे नहीं, खदीर या कादिर द्वीप मतलब एक द्वीप है, वहीं पर यह स्थित है। कौन सा? धौलावीरा, ठीक। धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने किया था। धौलावीरा का उत्खनन कार्य 1967-68 में R.S. विष्ट ने किया था, ठीक। क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को? धौलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनसेहरा तथा फिर से हम देख लेते हैं कि यह देखिए गुजरात में है, कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में, यह गुजरात। आप यहाँ पर गुजरात जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हमने शायद यहाँ गुजरात कहीं लिखा नहीं है, गुजरात लिख दीजिए। कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात, ठीक। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद तथा धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर तथा मानसेहरा नदियों के बीच कादिर या खदीर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा की जो खोज किया था वह कौन थे? जगतपति जोशी ने किया था। और इस धौलावीरा का जो उत्खनन, जो खुदाई वाला जो काम किया, उन्होंने किसने किया था? वह R.S. विष्ट ने किया था। और कब किया था? 1967-68 में किया था, ठीक। अब धौलावीरा की कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं। धौलावीरा एक आयताकार नगर था। आयताकार नगर आप लोग जानते हैं, आयताकार, ठीक, ऐसे। धौलावीरा एक आयताकार नगर था, इस तरीके से था, ठीक। धौलावीरा एक आयताकार नगर था जो 3 भागों में बटा था, दुर्ग, मध्य नगर एवं नगर, ठीक। अभी इसको हम समझा रहे हैं। मध्य नगर सिर्फ धौलावीरा से ही मिलता है, ठीक। इन तीनों भागों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी। इसके बाद तीनों सम्मिलित रूप से दुर्गीकरण किया गया था। अब फिर से देखिए, यह हम अभी बताए हैं कि धौलावीरा आयताकार था, ठीक। धौलावीरा का जो संरचना थी वह कैसी थी? आयताकार, ऐसे जैसे हम बनाए हैं। और यह 3 भागों में बटा हुआ था, 1, 2, यह इसका केंद्र हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एक जगह यह दुर्ग वाला था, दुर्ग, ठीक, ये दुर्ग हो गया। अब ये बीचे का मध्य नगर, अब ये हो गया नगर, ठीक। यह धौलावीरा आयताकार की संरचना में थी और धौलावीरा 3 भागों में बटा था। और इसमें एक जगह दुर्ग, एक भाग में दुर्ग, दूसरे भाग में मध्य नगर और तीसरे भाग में नगर, ठीक। तो ये तीनों थे, ये तीनों अलग अलग ऐसे घिरा, तीनों की अपनी अपनी दुर्गीकरण किया गया था। इसका भी अपना दुर्गीकरण था, फिर इसका भी दुर्गीकरण था, अलग अलग। उसके बाद दुर्गीकरण मतलब इसके रक्षा प्राचीर तीनों के अलग अलग घिरे हुए थे। फिर एक अलग से रक्षा प्राचीर था जो सम्मिलित रूप से पूरे को
घेरा हुआ है। इन तीनों स्थानों को सम्मिलित रूप से घेरा हुआ है। फिर से सुन लीजिए, आयताकार था और तीन भागों में बटा था। इन तीनों के अपने अपने दुर्गीकरण थे, ठीक। और तीनों के होने के बाद एक सम्मिलित रूप से एक अलग से पूरा घेरा हुआ था, 4 दीवारी से रक्षा प्राचीर, ठीक। अब धौलावीरा से जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं वह क्या क्या हैं, जरा देखते हैं। धौलावीरा, इसकी विशेषता है ये आयताकार नगर था, ठीक। धौलावीरा से जो प्राप्त अवशेष हैं वो जरा उनकी हम चर्चा करते हैं ना। धौलावीरा से सुनामी जैसी समुद्री तूफान का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। इस धौलावीरा में यह प्रमाण पाया गया है, यह साक्ष्य पाया गया है कि यहाँ पर तूफान आया हुआ था। समुद्र लहरें आती है ना, डुबा ले जाती हैं, ठीक। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के लोग बांध बनाकर पानी रोकना जानते थे। धौलावीरा में बहुत अच्छी जल प्रबंधन थी। यहाँ के लोग बांध बनाकर जल को रोकते थे और सिंचाई वगैरह करते थे। यहाँ पर तो लगभग 16 तालाब मिले हैं और वो जो तालाब हैं वह वर्षा के पानी को रोका जाता था। क्यों रोकते रहे होंगे? सिंचाई वगैरह के लिए रोकते रहे होंगे, है ना। 16 प्रकार के, यहाँ 16 से अधिक तालाब मिले हैं जो वर्षा का पानी एकत्र करते थे, ठीक। अब देखिए, धौलावीरा से श्वेत पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से सफेद रंग का पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है और धौलावीरा से खेल का मैदान अर्थात स्टेडियम प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न तो बहुत बार आते रहे हैं ना कि धौलावीरा से मतलब स्टेडियम कहाँ पाए गए हैं, सैंधव स्थल का कौन सा वह स्थल है, सैंधव सभ्यता की वह कौन सी स्थल है जहाँ से स्टेडियम पाया गया अर्थात खेल का मैदान। तो वह कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा से सैंधव लेख प्राप्त हुआ है जिसे सूचना अभिलेख या नाम पट्टिका कहते हैं। यहाँ धौलावीरा से लिपि युक्त नाम पट्टिका पाई गई, यानी कि जो नाम लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में ना, क्या कहते हैं उसे, आप लोग बताइए, जानते हैं ना आप लोग? अगर किसी के दरवाजे पे या किसी ऑफिसर के गेट पर जो लिखा रहता है उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थी। क्यों बेटा बताओ क्या कहते हैं आप इसे? साइन बोर्ड। वाह 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 वाह, देखो अंग्रेजी में समझ गए, साइन बोर्ड कहते हैं। हाँ यही है, यही सूचना अभिलेख था, साइन बोर्ड ही था, साइन बोर्ड कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ये देखो हमारे जो सामने बच्चा बैठा हुआ है वह सूचना पट्टिका या सूचना अभिलेख पर कुछ भी सर नहीं हिला रहे थे, जैसे ही साइन बोर्ड सर हिल गया। चलिए और देखिए यहाँ पर धौलावीरा से कुछ और भी चीज़ें पाई गई थी। यहाँ से नेवले के पत्थर की मूर्ति मिली है अर्थात गिरमिट की प्रतिमा मिली। नेवला यानी गिरगिट जो बोलते हैं ना, नेवला ही होता है। और धौलावीरा से राजसभा का अवशेष प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर लिख लीजिएगा, धौलावीरा से राजसभा का अवशेष प्राप्त हुआ है। हम लिखे नहीं है यहाँ पर, एक अलग से प्रश्न। धौलावीरा से राजसभा का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये क्या है? राजसभा। इसका मतलब कि यहाँ पर उस जो है राजसभा का मतलब कि विधानसभा वाली जैसे रही होंगे। अब वैसी तो नहीं रही होगी, लेकिन अपने चीज़ों को अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जल प्रबंधन बहुत अच्छी है। जो भी अपनी समस्याएं होंगी वहाँ पर मिल बैठ के अपना
समस्याओं का निवारण करते रहे होंगे। तो वो क्या है, राज व्यवस्था है कि वहाँ पर लोग एक साथ बैठ करके अपनी चर्चा पर चर्चा करते रहे होंगे। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं अब हम आगे आते हैं बनावली पर। ठीक, बनावली। अब यह बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है, हिसार जिला में। ठीक, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यह बनावली जो है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है, यानी रंगोई नदी के किनारे है बसा हुआ। ठीक ना। और इस बनावली की खुदाई 1973 में RS विष्ट ने कराई थी। बनावली से सैंधव सभ्यता के तीनों स्तर यानी तीनों चरणों का पता चलता है। अब वो चरण कौन से हैं? अब उन्हीं चरणों में तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। एक चरण थी प्राक हड़प्पा, ठीक, दूसरी चरण थी विकसित हड़प्पा। तो ये सारे का सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब इतनी स्थल, वो विकसित हड़प्पा के ही तो है। ठीक, तो ये देखिए तीनों स्तर या चरण प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, पतन काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पतन काल तो हम लोग आखिरी में देखेंगे ना। ठीक, तो अभी जो हमारी प्राक हड़प्पा वाली बात खत्म हो चुकी है। अब हम अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं, जो स्थल हैं, सैंधव स्थल जितने भी हड़प्पा से लेके मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, ये सब क्या है? ये सब विकसित हड़प्पा में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, बनावली से सैंधव सभ्यता के तीनों चरण यानी स्तर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब हम बनावली से कुछ जो प्राप्त अवशेष हैं उसकी चर्चा करेंगे आगे। बनावली से मिट्टी का बना हल तथा मिट्टी का बना पहिया प्राप्त हुआ है। अब ये लोग मिट्टी का हल बना हुआ है वह बनावली से प्राप्त हुआ है, और मिट्टी के पहिया भी प्राप्त हुआ है। ठीक, बनावली से मिट्टी का बटखरा, बटखरा यानी कि जो तौलते हैं ना, किसी वस्तु को तौलते वजन करते हैं, तो जो बटखरा थे वह प्राप्त हुआ है। ठीक, बनावली की बनावट कुछ शतरंज जैसी थी। जो बनावली की जो बनावट है कुछ शतरंज जैसे, जो शतरंज खेल होता है उस तरीके से थी। बनावली से भी सार्वजनिक नाली नहीं प्राप्त हुआ है। बनावली से भी सार्वजनिक नाली नहीं प्राप्त हुआ। और एक जगह था ना जहाँ से सार्वजनिक नाली नहीं था, हालांकि अपने अपने तरीके से नालियाँ कुछ न कुछ पाई गई हैं सब जगह। ठीक, चलिए आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। है बनावली के घरों में रसोई घर, जो बनावली से जो घर प्राप्त हुए उसमें रसोई घर बना हुआ था, तथा धावन पात्र भी मिला है। यानी धावन पात्र, भाई धोने धाने के जो पात्र होंगे, धावन पात्र मिला है। इन्हीं सबके आधार पर बनावली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जा सकता है। अब कोई कहीं प्रश्न यह पूछ दे कि समृद्ध लोगों का शहर किसे कहते हैं, तो आप किसे कहेंगे? बनावली को कहेंगे। बनावली समृद्ध लोगों का शहर था। ठीक है ना। बनावली के बहुत सारे घरों में अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं अर्थात यज्ञ कुंड। ठीक, अग्नि कुंड बनावली घरों में बहुत सारे अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये जितने भी हैं पॉइंट, ये सब के सब आपके लिए काम की हैं, याद जरूर रखा करिएगा। ठीक, अब हम बालू की बात करेंगे। बालू, बालू कहाँ है? बालू हरियाणा में स्थित है। यह बालू भी हरियाणा में ही स्थित है। ठीक, बालू से अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस बालू नामक स्थान से अदरक प्राप्त हुआ है, यानी अदरक वहाँ पर बोया जाता होगा। चाय वही खूब कड़क पीते रहे होंगे, नहीं? हाँ, पीते रहे होंगे, खूब कड़क चाय पीते रहे होंगे।
बालू से सार्वजनिक फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर बहुत प्रकार के सार्वजनिक फसल यानी कई प्रकार के फसल उगाए खेती होती रही होगी। कहाँ पे? बालू में। ये कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक, एक बार हम इसे दोहरा देते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धौला का अर्थ है सफेद तथा बीरा का अर्थ है कुआं, अर्थात धौला का अर्थ जो हुआ है वह है सफेद कुआं। ठीक है ना? धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं। धौलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर तथा मानसेहरा नदियों के बीच खदीर द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे हम कादिर द्वीप भी लिख दिए हैं। अब उसी तरीके से लिए जो शब्द आए वो लगा दीजिएगा, वैसे ये नहीं आएगा, बस इतना पूछेगा धौलावीरा कहाँ है। ठीक, धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने किया था। धौलावीरा का जो उत्खनन कार्य है वह 1967-68 में RS विष्ट ने किया था। अब धौलावीरा की जो विशेषता है वह है कि धौलावीरा एक आयताकार नगर में था जो 3 भागों में, यहाँ देखिए हमने 3 भागों में बटा था। दुर्ग, एक भाग में दुर्ग बने थे, दूसरा मध्य नगर था और तीसरा नगर। ठीक, ये जो मध्य नगर है, हम यहाँ पर बताएंगे ना, ये जो मध्य वाला जो नगर है ना, यह अकेला सिर्फ धौलावीरा में ही है और कहीं नहीं है। ठीक, इन तीनों भागों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी। इसके बाद तीनों सम्मिलित रूप से दुर्गीकरण किए गए थे। इसका घेराव हुआ था, रक्षा प्राचीर। ठीक, उत्खनन से कुछ प्राप्त अवशेष धौलावीरा से सुनामी जैसी समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। धौलावीरा अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के लोग बांध बनाकर पानी रोकना जानते थे। धौलावीरा से श्वेत पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से खेल के मैदान यानी स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से सैंधव लेख यानी सैंधव जो लिपि है वह धौलावीरा से पाई गई है, जिसे सूचना अभिलेख या नाम पट्टिका कहते हैं। नाम पट्टिका यानी साइन बोर्ड कहते हैं। और धौलावीरा से राजसभा का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे बनावली या बनवाली। ठीक, या बनावली नाम हो चाहे बनवाली नाम हो, एक ही होता है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली की खुदाई 1973 में RS विष्ट ने कराया था। बनावली से सैंधव सभ्यता के तीनों स्तर यानी तीनों चरणों का साक्ष्य पाया गया है। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और पतन वाला काल। बनावली के कुछ प्राप्त अवशेष: बनावली से मिट्टी का बना हल तथा मिट्टी का बना पहिया प्राप्त हुआ है। बनावली से मिट्टी का बटखरा भी प्राप्त हुआ है। बनावली की बनावट कुछ शतरंज जैसी थी। बनावली से भी सार्वजनिक नाली नहीं प्राप्त हुआ। बनावली के घरों से रसोई घर तथा धामन पात्र मिला है। इन्हीं सब के आधार पर बनावली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जा सकता है। बनावली के बहुत सारे घरों में अग्निकुंड पाए गए हैं। बालू हरियाणा में स्थित है। बालू से अदरक का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बालू से सार्वजनिक फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि बहुत सारे फसल यहाँ उगाए जाते थे। ठीक, अब आगे राखी गढ़ी। अब हमारी चर्चा राखी गढ़ी पर होगी। ठीक, राखी गढ़ी भी हरियाणा में ही है। ठीक, और राखी गढ़ी हरियाणा में है और ये जिला कौन सा है? जिंद। ठीक, राखी गढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में है। सरस्वती यानी घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सरस्वती का ही घग्घर नदी नाम है। ठीक, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने
69 में किया था, यानी ठीक। राखी गढ़ी की खोज किसने किया था? सूरजभान ने किया था। यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, है ना। राखी गढ़ी से लकड़ी का ताबूत मिला है। राखी से जो लकड़ी के ताबूत पाए गए, अर्थात कि यहाँ पर जो समाधान होता रहा होगा वह ताबूत में डाल के, पहले तो ऐसे गाड़ देते थे, है ना, तो यहाँ पर मतलब ताबूत में भर करके समाधान करते रहे होंगे। हालांकि देखिए इसके बारे में भी कुछ और भी बातें हैं जो आपके काम की चीज़ें नहीं बता रही हूँ मैं। कभी आप लोग मेरा वीडियो जब अलग से जो मैं क्लास जो करवाती हूँ वो जब जाएगी वीडियो में देखिएगा तो उसमें कुछ बातें और होंगी, ठीक। राखी गढ़ी से लकड़ी का ताबूत मिला है। राखी गढ़ी से मनका बनाने का कारखाना मिला है तथा चिकना करने वाले पत्थर मिले हैं। राखी गढ़ी से भी और एक जगह था ना जहाँ से मनका बना था, वह और ये एक साथ लिख लीजिएगा एक अलग से लाइन में कोष्टक में, ठीक। राखी गढ़ी से मनका बनाने का कारखाना मिला था और इसी राखी गढ़ी में एक पत्थर मिला, एक मतलब पत्थर पाए गए हैं जिससे इस मनके की घिसाई होती थी, मतलब चमक बढ़ाने का काम किया जाता था, वो पत्थर पाए गए हैं, ठीक। चिकना करने वाला, चिकना करने का पत्थर प्राप्त हुआ है राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी से पकी मिट्टी का पहिया मिला है। राखी गढ़ी से पकी मिट्टी का पहिया मिला है। अगर जब कच्ची मिट्टी है तो वो अलग, अगर वही मिट्टी कि कोई भी वस्तु बनी हुई हो और उसे पका दिया गया आग में तो उसे टेराकोटा कहते हैं, ठीक। यहीं पर राखी गढ़ी से पकी मिट्टी अर्थात टेराकोटा का पहिया मिला है। अब विशेषता, राखी गढ़ी की विशेषता की हम बात करेंगे। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। यह लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। सबसे बड़ा स्थल कौन सा था पहले आप बताओ, मैंने बताया था ना। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यही है, ठीक। राखी गढ़ी से प्राप्त मुहरों पर कुछ भी नहीं उत्कीर्ण है, कुछ भी नहीं उत्कीर्ण, राखी गढ़ी से प्राप्त मुहरों पर कुछ भी नहीं उत्कीर्ण है, कुछ भी नहीं उत्कीर्ण है, जबकि मृदभांडों पर भित्तीय आरेख खुदे हुए हैं। राखी गढ़ी से जो मुहर प्राप्त हुए हैं उस पे कोई लिखावट नहीं पाई गई है, कोई भी लिखावट उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब खोद के लिखी नहीं गई है। जबकि इसी राखी गढ़ी में जो मृदभांड पाए गए हैं ना, मृदभांड यानी मृद यानी मिट्टी, भांड मतलब बर्तन यानी मिट्टी के जो बर्तन पाए गए, जो पॉट पाया गया है उस पे भित्तीय आरेख, क्या है भित्तीय आरेख? मतलब कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके का ये पॉट है, ठीक, तो इस पे कुछ ऐसे ऐसे अपना जैसे जिस तरीके से कुछ भित्ति यानी भित्तीय चित्र, मतलब जो दीवार पर जो चित्र बनते हैं उसे भित्तीय चित्र बनते हैं। आजकल भी पेंटिंग वगैरह आप लोग दीवार में देखे होंगे ना, खूब प्रचार वगैरह छप जाते हैं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी दुकान का प्रचार हो, डॉक्टर का प्रचार हो, कुछ भी हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक छपाई भित्ति चित्र देखा गया, ठीक, यहाँ के मृदभांडों पर, लेकिन यहाँ के मोहरों पर कोई भी लेख नहीं लिखा हुआ था, ठीक। अब हम बात करेंगे रोपड़ की। देखिए ये जितने भी पॉइंट मैं लिख रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखा हुआ, बातें बहुत कुछ है। मैं एक ही इस राखी गढ़ी पे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन सकती है सिर्फ पॉइंट पॉइंट की, लेकिन जो संभावना है वही दिया जा रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे रोपड़। इस रोपड़ को रूपनगर भी कहा जाता है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कभी यह पूछ दे कि रोपड़ जो रूपनगर है वह सतलज नदी पर है, ये लगभग लोगों को पता होगा कि सतलज नदी
के तट पर रोपण है। अगर यह पूछ दे कि रोपण दाहिने तट पर है कि वह बाएं तट पर है, तो आप लोगों को ज़रूर यह बात अब पता हो गई कि रोपण बाएं तट पर है। ठीक, सतलज नदी के बाएं तट पर है। रोपण की खोज किसने किया था? रोपण की खोज 1950 में बीबी लाल ने किया था। और रोपण की जो खुदाई वाला जो उत्खनन कार्य कब हुआ? रोपण का खुदाई 1954 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। रोपण की खोज 1950 में बीबी लाल ने किया, लेकिन रोपण का जो खुदाई हुआ, जो उत्खनन कार्य हुआ 1954 में हुआ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला स्थल रोपण है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो सबसे पहला स्थल खोजा गया, जो उत्खनित किया गया, वह क्या था? रोपण। ठीक, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात में बहुत सारे स्थलों की खुदाई हुई थी ना, सबसे अधिक स्थलों की खुदाई हुई थी। ठीक, अब रोपण से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से भी, वह तो पाषाणिक वाली बात थी कि बुर्ज होम से भी मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था ना, उसे मालिक के साथ कुत्ते। अब मालिक जी चल बसे, तब कुत्ता रोता, क्या करें? उसको भी उसे में लिटा दिए, चलो बेटा आराम से सो जाओ तुम भी। कुछ ऐसी बात रही हो, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि मालिक के बजाय कुत्ते चल बसा, तो क्या मालिक को करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। अब जो भी बात रही होगी, रोपण से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह बात जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें दो बातें देखिए मिलती है। क्योंकि एक हो सकता है कि यह प्रश्न बने, क्यों? क्योंकि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य तो बुजुर्ग होम में है, लेकिन यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में अंतर हो सकता है, पूछ दे। अगर आपको ये पता हो तो ज़रूर लगा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे बाड़ा की। बाड़ा, ठीक, बाड़ा कहाँ है? बाड़ा भी पंजाब में स्थित है। ठीक, अब बाड़ा की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में कराया था। ये इसी के आसपास है। ठीक, रोपड़ के आसपास ही है बाड़ा। यहाँ पर बाड़ा को बस याद रखिए कि बाड़ा भी पंजाब में है और इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में कराया था। ठीक, अब हमारी बात होगी संघोल पर। संघोल कहाँ है? संघोल भी पंजाब में है। ठीक, ये कुछ छोटे छोटे हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे तो मैं लिखी हूँ। ठीक है, संघोल, ये संघोल कहाँ है? संघोल पंजाब में स्थित है। संघोल का उत्खनन कार्य SS तलवार तथा RS बिष्ट ने 1968 में करवाया था। संघोल पंजाब क्षेत्र में स्थित है। संघोल का उत्खनन कार्य यानी संघोल की खुदाई SS तलवार तथा RS बिष्ट ने करवाया था। संघोल से यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए, यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिका लगभग जगह पाए जा रहे हैं, मतलब पूजा पाठ वाली बात रही होगी। ठीक, अब अगला हमारा जो है ये है कुड़ाल। ठीक, कुड़ाल, कुड़ाल कहाँ है? कुड़ाल हरियाणा में स्थित है। कुड़ाल हरियाणा में स्थित है। कुड़ाल से 2 चांदी का मुकुट मिला है। ठीक, मुकुट, यहाँ मुकुट ही है भाई। देखिए ये म ठीक से बना नहीं है, मैं ठीक से बना देती हूँ। ठीक है ना, ये प्रश्न संभावित होते हैं। मुकुट, अब 2 चांदी का पूछे चाहे 1 पूछे, आप याद रखिएगा कि कुड़ाल से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। ठीक, कुड़ाल की खुदाई SR बिष्ट ने किया था तथा इसकी खोज, कुड़ाल की जो खोज हुई थी ना, जगतपति ने किया था, जगतपति शर्मा ने किया था, लेकिन इसकी खुदाई जो है RS बिष्ट ने कराया था। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मांडी पर। मांडी, मांडी कहाँ है?
मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। मांडी सैंधव सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल है। यह क्या है? नवीनतम ज्ञात स्थल है मांडी। हो सकता है कभी पूछ दे कि जो सैंधव सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल है कौन सा है? वह है मांडी। वो कहाँ है? यूपी में। कहाँ? मुजफ्फरनगर। मांडी से टकसाल तथा रत्न आभूषण के साक्ष्य पाए गए हैं। अब ये टकसाल क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए। आपको तो हमने पहले भी बताया था टकसाल ना। चलिए, मांडी से टकसाल तथा रत्न आभूषण के साक्ष्य पाए गए हैं। अब टकसाल आप ही बताओ टकसाल क्या होता है। ठीक। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित है। यह आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल माना जाता है। ठीक। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित है और यह आलमगीर किस नदी पे थी? हिंडन नदी पर थी ना। और ये हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए। आपको बताया था ना उस दिन। चलिए, आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज संस्था द्वारा 1958 में किया गया था। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज संस्था द्वारा 1958 में किया गया था। आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था और आलमगीरपुर से भी सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। आप लोग लिखने के तरीके भी हम बता, जैसे कुछ अगर एक ही वस्तु के पाए जाए तो आप एक वो ना कोष्टक बना के लिख दिया करें। जैसे हम यहाँ हमने क्या, आलमगीरपुर से सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़े और कहाँ से पाए गए, सूती के साक्ष्य और कहाँ कहाँ मिले हैं, उसी में पॉइंट एक दो लाइन छोड़ दिया करिए। तो आप उसमें जो जो भी मिले उसमें भर दिया करें। उससे क्या है कि जब भी आप एक बार पढ़ेंगे ना, यहाँ छप जाएगा। ठीक। अब हम आगे बात करेंगे हुलास की। हुलास यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक। हुलास यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास से गेहूं खेती करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है ना। और यहाँ पर कृषि करने का साक्ष्य मिला है और जो अनाज है वह क्या है? गेहूं है। ठीक। अब एक स्थल है मिताथल। ठीक। मिताथल कहाँ है? मिताथल हरियाणा में स्थित है। मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है भाई। अब देखिए ये कुल्हाड़ी वाली बात। अब यहाँ पर जैसे हमने रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते वाली बात बताई, ठीक बताया ना, तो वह पाषाणी समय में कहाँ था? पाषाण काल में बुजुर्ग में था। उसी तरीके से पाषाण काल में कुल्हाड़ी भी कहीं से मिली थी ना। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कहाँ से कुल्हाड़ी मिली थी। कुल्हाड़ी एक जगह से मिली थी ना। कुल्हाड़ी का साक्ष्य किसने किया था? चलिए आप याद जरूर रखिएगा। तो यह भी एक अलग प्रश्न बन सकता है कि जो पाषाण काल में जो कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, या इस तांबे की कुल्हाड़ी मिताथल से भी प्राप्त हुई है ना। तो इन कुल्हाड़ियों में अंतर करना जरूर सीखिएगा। वह पाषाण की कुल्हाड़ी थी और यह तांबे की कुल्हाड़ी है। एक बात जरूर याद रखिएगा, तांबे की कुल्हाड़ी एक जगह और से पाई गई है। हमने शायद ताम्र संस्कृति में उसको पढ़ाया होगा। ठीक। तो आप उन सब बातों को अलग से नोट कर लिया करें ताकि आपको ना अंतर समझ में आ जाएगा। मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। एक स्थल है रोजदी। रोजदी गुजरात में स्थित है।
तथा यहाँ से हाथी दांत का अवशेष हाथी का अवशेष मिला है। यानी कि रोजदी में ये जो गुजरात, और वैसे भी याद रखिए गुजरात के लोग हाथी पालते थे, बड़े हाथी पालने के शौकीन थे, यह बात याद जरूर रखिएगा। ठीक, तो रोजदी गुजरात में स्थित है तथा यहाँ से हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हाथी पालते थे, है ना। अब एक स्थल है बालाकोट। बालाकोट कहाँ है? बालाकोट बलूचिस्तान में स्थित है। यह एक बंदरगाह स्थल है। जो बालाकोट है यह एक बंदरगाह स्थल है और बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक दूसरा है नौसारो स्थल है, नौसारो। ठीक, यह भी बलूचिस्तान में स्थित है। नौसारो भी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ की खासियत है कि नौसारो में, जो नौसारो बलूचिस्तान का स्थल है, यहाँ से स्त्री की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं और उनके जो मांग हैं सिंदूर से भरे हुए थे। ठीक, नौसारो बलूचिस्तान में स्थित है और इस नौसारो से स्त्रियों की मृण मूर्ति मिली है जिनके मांग में सिंदूर है। ठीक, जिनके मांग में सिंदूर है। अब ये सिंदूर है तो ये क्या जानकारी दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी बहुत बड़े व्याख्यान है, लोगों ने अपना खोजा है। देखिए, एक और भी अब तर्क लगा सकते हैं कि जैसे देखिए आज भी, या आज गांव में या पहले भी लोग जो है गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे। कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह वगैरह हुआ हो या जो भी कुछ रहा हो, तो देखिए इस पर चर्चाएं काफ़ी हैं। अब मैं इसे एक बार से दोहरा देती हूँ। ठीक, राखी गढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने 1969 में किया था। राखी गढ़ी से लकड़ी का ताबूत मिला है। राखी गढ़ी से मनका बनाने का कारखाना मिला है तथा चिकना करने वाले पत्थर मिले हैं। मनका को चिकना करने वाले पत्थर। और ये जो राखी गढ़ी से मनके का जो कारखाना है ना, और भी जगह कारखाना मिला था ना, उन दोनों को पुस्तक में लिखिएगा जरूर, याद रखिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब राखी गढ़ी की हम विशेषता की बात करें। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़पाई स्थल है। यह लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखी गढ़ी से प्राप्त मुहरों पर कुछ भी नहीं उत्कीर्ण है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई लेख नहीं प्राप्त हुआ। जबकि मृदभांडों पर भित्ति आरेख मिला है, यानी मृदभांड पर जो आरेख कुछ चित्र हुए तो कुछ लिखावट उखावट है। अब हम बात करेंगे रोपड़ यानी रूपनगर। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल ने किया था। रोपड़ की खुदाई 1954 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब एक स्थल है बाड़ा पंजाब में स्थित है। बाड़ा की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में कराया था। संघोल पंजाब में स्थित है। संघोल का उत्खनन कार्य SS तलवार तथा RS विष्ट ने 1968 में कराया था। संघोल से यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है कुड़ाल हरियाणा में स्थित है। कुड़ाल से 2 चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। कुड़ाल की खुदाई RS विष्ट ने किया था तथा इसका खोज जगतपति जोशी ने किया था। ठीक, मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। मांडी सैंधव सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल है। मांडी से टकसाल तथा रत्न आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ जरूर लिख लीजिएगा हिंडन नदी। ठीक, आलमगीरपुर
सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज संस्था द्वारा 1958 में किया गया था। आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। आलमगीरपुर से भी सूती कपड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हुलास यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास से गेहूं की खेती करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी गेहूं की कृषि करने का जो कृषि में गेहूं था। ठीक, अगला स्थल है मिताथल। मिताथल हरियाणा में स्थित है। मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रोजदी गुजरात में स्थित है तथा यहाँ से हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है। हमने बताया ना कि गुजरात वाले हाथी पाला करते थे। ठीक, बालाकोट बलूचिस्तान में स्थित है। यह एक बंदरगाह स्थल है। बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न भी आते हैं, निम्न में से सीप उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक, एक और स्थान भी थे ना, तो आप लगाएंगे बालाकोट। अब आपको पता हो गया। ठीक, अब एक स्थल है नौसारो। यह नौसारो भी बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिनके मांग में सिंदूर है। इस नौसारो जो बलूचिस्तान का बलूचिस्तान में यह नौसारो स्थल है, यहाँ से स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ मिली और इनके मांग में सिंदूर भी है। ठीक, अब देखिए यह विकसित हड़प्पा का जो प्रसार क्षेत्र है अब आपका खत्म हुआ। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? नगर नियोजन। बाकी आगे चलेंगे, 4-5 क्लास हो सकता है। देखिए एक दो दिन तो लगेगा नगर नियोजन, जैसे भी हो। अब हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं लेकिन होता है गड़बड़। अभी तक मेरे ख्याल से ये 6ठा क्लास है मेरा। ठीक, तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि आप लोगों को प्रश्न एक भी जाने ना पाए, इस तरीके से पढ़ाऊँ। तो आप अभी फॉर्म भी नहीं हुआ है न तारीख है, तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। जो मैं पढ़ा चुकी उसको बार बार रट लीजिए, ताकि कम से कम यहाँ से जो प्रश्न है वो तो नहीं जाने पाए। पाषाण काल से जो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, वह पाषाण काल कभी नहीं छोड़ता, ना ही ये सिंधु घाटी छोड़ता है। लगभग आप याद रखें कि अगर पीजीटी में हम देखें ना, तब इस प्राचीन भारत से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। प्राचीन और आधुनिक से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि मध्यकाल की जो प्रश्नों की संख्या है ना, उसमें कमी देखी गई है। ठीक, उसी तरीके से टीजीटी में भी प्राचीन से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखें, जो भी हो, जो भी हमने पाषाण काल खत्म किया और जो ताम्र पाषाणिक, वहाँ से भी एक प्रश्न आने की संभावना हो, लेकिन यहाँ से ऐसा एक प्रश्न नहीं, यहाँ से 2-3 प्रश्न उठते हैं। ठीक, और पाषाण काल से तो आप देखते हैं, पाषाण काल में ज़्यादातर मध्य पाषाण काल वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं कि अब तक मध्य पाषाण काल से पूछा गया तो वह पूरा पाषाण काल नहीं पूछा गया। पूरा पाषाण काल में एक जो भाग होता है मध्य पूरा पाषाण काल, उसमें जो प्राप्त हुए हैं चीज़ें मध्य पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में, यह अंतर करने के लिए, यह अंतर चेक करने के लिए जरूर प्रश्न बनते हैं। तो इन दोनों की जो पाए गए, जो वहाँ पे साक्ष्य हैं, जो वस्तुएं पाई गई, उनमें अंतर करना आना चाहिए आप लोगों को। एक बार तो जब याद करेंगे, आप लोगों पन्ने पलटेंगे तो यह पता चल जाएगा कि नहीं, कि वास्तव में अंतर है कि नहीं है। ठीक, तो वैसे भी हमने अच्छे तरीके से अपने हिसाब से पढ़ाया है, जैसे मुझे समझ में आया। ठीक, तो अब यहीं तक मैं रखती हूँ अब क्लास। अब कल से हमारी जो क्लास होगी वह होगी नगर नियोजन पर। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।